जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यूपीएसआई के सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपनी पढ़ाई उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से जब फॉर्म आया था तो आपने शुरू किया था। इस दिवाली के चक्कर में आपने अपना बहुत सारा वक्त जाया नहीं किया, क्योंकि देखो यही आपकी अग्नि परीक्षा का समय है। बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि जब फॉर्म आता है तो सोया हुआ यूथ जागता है, जब डेट आती है एग्जाम की तभी सोया हुआ यूथ जागता है। लेकिन जो इन दो डेट्स के बीच में पढ़ाई करता है ना, उसी का फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो वाले स्टूडेंट हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि सर अब हमारा सिलेबस जो है 80 से 90% कंप्लीट हो गया है जीके वाले पोर्शन को छोड़ के, क्योंकि वो तो देखो कभी कंप्लीट हो ही नहीं। तो अब हम लोग चारों सब्जेक्ट को एक साथ कैसे लेके चले, मॉक टेस्ट को साथ में लेके कैसे चले, समझ में नहीं आ रहा है। रिवीजन कैसे करें, तो आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं अपने टाइम पे जो है चारों सब्जेक्ट को लेके कैसे चलता था, साथ साथ मॉक टेस्ट कैसे देता रहता था। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोग को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखो मेरा मानना है, या फिर आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से या फिर किसी भी टीचर से पूछोगे ना, तो वो यही बताएगा कि बहुत सारी चीज पढ़ के सब कुछ भूल जाने से अच्छा है कि कम पढ़ो लेकिन उसको याद रखो। और एक सिलेक्टेड बच्चे में और नॉन सिलेक्टेड बच्चे में जो कि सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, देखो सीरियस एस्पिरेंट बहुत सारे होते हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। तो मैं केवल सीरियस एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड में ये अंतर होता है कि जो सिलेक्टेड होता है वो एग्जाम से कुछ महीने पहले या फिर कुछ दिन पहले अपना जो है जो तरीका होता है पढ़ने का वो बदल लेता है। जो भी उसने पढ़ाई की रहती है उसका रिवीजन में लग जाता है, प्रॉपर मॉक टेस्ट देता है, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करता है, अपने कमियों पे काम करता है। वहीं एक नॉन सिलेक्टेड बच्चा जो कि सीरियस है, वो क्या करता रहता है, वो नई 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 चीजें पढ़ता रहता है। उसको लगता है कि इसी से जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो मॉक पे मॉक देता रहता है, रिवीजन नहीं करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉक में उसके नंबर बढ़ने के बजाय जो है घटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि अब आप लोग जो है अपना तरीका बदल लीजिए। एग्जाम में ज्यादा दिन नहीं बचा है। भर्ती बोर्ड जो है कभी भी एग्जाम डेट डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि लगभग नवंबर दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है अब अपनी थोड़ी सी तरीका अपना बदलिए। अब आप लोग जो है रिवीजन पे स्विच करिए। जो लोग अभी भी जो है सिलेबस के बीच में है, उनको लगता है कि वो लेट हो गए थे थोड़ा सा तैयारी करने में, तो थोड़ा सा अपना जो है स्टडी आवर बढ़ा के उसको जल्दी से कंप्लीट करके आप लोग दूसरे मोड पे स्विच कर लीजिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। आप लोग जो है पेन पेपर लेके बैठना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग उसको नोट कर लेना। हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। उसमें मैंने भी सब्जेक्ट में भी मैंने बांट रखा है। जैसे हिंदी है तो उसमें मैंने बांट रखा है ग्रामर वाले पोर्शन को कितना टाइम देना है, उसका रिवीजन कब कब कैसे कैसे करना है, वोकैब को लेके कैसे चलना है, साहित्य को लेके कैसे कैसे चलना है। अगर जीके वाले पोर्शन की बात करें तो उसमें मैंने नॉर्मल जीके को अलग कर दिया है, करंट अफेयर को अलग कर दिया है, मूल विधि को अलग कर दिया है, जो है पॉलिटी को अलग रखा है। सबके लिए अलग अलग बताऊंगा कि आप उसको कैसे डेली बेसिस पे लेके चल सकते हैं। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट को कैसे लेके चल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली वीडियो। और इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश मत करना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हम लोग अब सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। हिंदी में हम लोग ग्रामर की बात करेंगे कि ग्रामर में आपने जो भी जिस भी टीचर से पढ़ के नोट्स बना रखे हैं उसको आपको 1 10 25 के हिसाब से रिवीजन करना है। कि जैसे आपने आज रिवीजन शुरू किया, आपको 1 दिन लगा, 1.5 दिन लगा, 2 दिन लगा, उसके बाद आपको 10वें 11वें दिन उस चीज को फिर से करना है, फिर आपको 25वें दिन फिर से करना है। बीच में आपको ग्रामर की कॉपी नहीं उठानी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ अपने मैथ्स के भी नोट्स उठा लो, क्योंकि देखो अगर आप हिंदी ही दिन भर पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे तो शायद बोर हो जाओगे। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर आप पेन चलाते रहोगे तो आपका माइंड जो है थोड़ा सा स्विच करता रहेगा दोनों में। तो आप दो चीज एक साथ लेके चल सकते हो। मैथ्स के नोट्स अपने जो चैप्टर वाइज आपने नोट्स बना रखे हैं वो, और हिंदी वाले नोट्स आपको 1 10 25 के हिसाब से जो है रिवीजन करना है। बड़े आपको 1.5 दिन लगे, 2 दिन लगे, 2.5 दिन लगे, लेकिन उसके बीच मॉक को छोड़ के और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अपने कैलेंडर पे आप उस चीज को नोट कर लो, या फिर मोबाइल में जो है कैलेंडर पे अलार्म लगा लो कि आपको पता चले कि हाँ 10 दिन हो गए, अब मुझे हिंदी रिवाइज करना है, अपने मैथ्स के नोट्स रिवाइज करना है। उसके बाद अगर हम लोग वोकैब की बात करें तो वोकैब हिंदी में आपको डेली बेसिस पे जो है पढ़ना है। चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, वाक्यांश के लिए शब्द हो, मुहावरे हो, देशज विदेशज हो, तत्सम तद्भव हो, वर्तनी हो, आपको डेली बेसिस पे मार्किंग करके पढ़नी है। मार्किंग करने का मतलब होता है कि आप एक पेंसिल ले लो, ठीक है। आपने जैसे 100 पारेवाची पढ़े, और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10 पारेवाची पढ़ो, 10 विलोम पढ़ो। ऐसा बिल्कुल मत करो। एक चीज पढ़ो, उसको खत्म करो, फिर अगले चीज पे जाओ। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपको लगेगा कि मैं पारेवाची ही 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, पारेवाची ही खत्म नहीं हो रहा है, विलोम ही खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि एक साथ लेके चलोगे तो खत्म ही नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि एक एक चीज लेके चलो। तो आप उसकी मार्किंग करके पढ़ो। अगर आप 100 पर्यायवाची पढ़े तो उसमें हो सकता है कि आपको 50 से 60 पहले से याद हो, या फिर आप जब पहले से रिवाइज करते आ रहे हो तो आपको 50 से 60 याद हो चुका होगा। तो उसको जो है आप रबर से मिटा दो। जो आपको नहीं याद है आप केवल उसको मार्क कर दो, ताकि अगली बार जब आओ तो आप केवल उस मार्क वाले को पढ़ो, और उसमें जब उसमें भी जो आपको याद हो गया उसको भी जो है आप अनटिक कर दो। तो आपको डेली बेसिस पे जो है इस तरीके से वोकैब वाले पोर्शन को लेके चलना है।
45 मिनट से 1 घंटा देना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साहित्य वाले पोर्शन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि ग्रामर और लगभग वो क्या वाला पोर्शन सबका हिंदी में कंप्लीट होता है। तो जो साहित्य वाले पोर्शन पे वर्क करेगा सिलेक्शन की रेस में वो आगे भी रहेगा और जो है टॉपर वाली लिस्ट में भी जा सकता है, अगर बहुत ही अच्छे से उस पर कमांड कर लिया, अगर आपने 38-39 जो है हिंदी में सही कर दिए तो आपको रचनाएं भी डेली उस पर 40 से 45 मिनट जो है रचनाएं को देना है। रचनाएं वाले पोर्शन में बस आपको ये नहीं है कि ये पढ़ लेना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है या फिर इस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने हिंदी के सिलेबस में बताया भी था कि आपको जो है साहित्य वाले पोर्शन में कैसे पढ़ना है। बहुत सारे कवि हैं जिनके फेमस जो है कथन है, वो भी पूछ लेता है कि ये किस कवि का कथन है। उसके साथ साथ पत्रिकाएं हैं, काल वगैरह पूछ लेता है, कौन किस काल का कवि है, कौन किसका चेला है, कौन किसका गुरु है। तो सारी चीजें आपको पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होंगी। तो इस तरीके से जो है आप हिंदी वाले पोर्शन को आपको लेके जो है चलना है। और जो मैं अपने टाइम पे करता था जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ हिंदी में, वो ये कि जब मैं सुबह नाश्ता करने बैठता था तो मैं विवेक सर की जो है जो मिक्स हिंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास डेली आती है एग्जाम्पल पे, वो मैं देखता था 1.5x पे करके पिछले दिन का। उससे क्या होता था कि मेरा ओवरऑल रिवीजन हिंदी का जो है होता रहता था और मुझे अलग से उसके लिए टाइम भी देना पड़ता था, क्योंकि वो मैं खाते खाते देख लेता था और जो भी इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रात में या फिर जब भी मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता था मैं अपने नोट्स में नोट कर लेता था। ये चीज भी आप कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको लगभग हिंदी में डेली 2 से 2.5 घंटा जो है आपको देना है हिंदी को। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग से। तो देखो रीजनिंग में मेरा ये मानना है कि रीजनिंग रोज पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आपका लॉजिक जो है बिल्डअप होता जाएगा, आपको जो है सवाल को करने का समय जो है आपका घटता जाएगा। तो जब आप अल्टरनेट डे पे मॉक देते हो तो वो मोर देन इनफ है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक वीक है, जैसे एनालॉजी वाले क्वेश्चन हुए या फिर नंबर सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो उसके लिए आप जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो 3-4-5, जो है आपका उस टॉपिक पे जो है कमांड हो जाएगा। या फिर 100-150 क्वेश्चन उठाओ उस टॉपिक के और 1-2 दिन में कर डालो, आपका दिमाग जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो रीजनिंग की इतनी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब आप अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देते हो तो उसी समय जो है आप रीजनिंग जो है अपना कर लो। हाँ, किसी चैप्टर में अगर दिक्कत है तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से उसको जो है कंप्लीट करना। अब बात कर लेते हैं हम लोग मैथ्स की। तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी वाले सेक्शन में बताया कि आपको मैथ्स के जो अपने नोट्स आपने बना रखे हैं उसको आपको 1, 10, 25 के हिसाब से रिवीजन करना है हिंदी के साथ, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलोगे तो आप बोर भी नहीं होगे, क्योंकि अगर आप दिन भर हिंदी पढ़ोगे तो आपका दिमाग जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा कि क्या पढ़ रहा हूँ। तो उसके बीच बीच में जब आप मैथ्स पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन लगाते रहोगे, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो उस चीज को आप पैरेलल में लेकर चल सकते हो। तो कैलेंडर पे आप नोट कर लो, आपको 1, 10, 25 के हिसाब से हिंदी और मैथ्स को अपने रिवीजन करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप एक ही दिन में कर लोगे, हो सकता है कि आपको 2 से 2.5 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बीच आपको कोई अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। हाँ, अपने मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है उसको साथ साथ लेके चलना है, लेकिन रिवीजन टाइम कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो मैथ्स की जो आपकी कॉपी है, मैथ्स का जो नोट्स है जिसमें आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, क्योंकि देखो नोट्स में आदमी हर क्वेश्चन को नोट नहीं करता, एक टाइप के एक सवाल को नोट करता है या फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन का नोट करता है जो उसको ऐसा लगता है कि वो भूल जाएगा इसका अप्रोच। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आप उसको जो है एक ओवरऑल रीडिंग करना है और जिस सवाल को आपको लग रहा है कि नहीं इसको मुझे एक बार बिना देखे खुद से करना है, तो उसको आप उस तरीके से जो है रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आप मेरे वीडियोस पहले देखे होंगे, कि आपने जो फॉर्मूला वाली बुक बना रखी है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसमें जब आप हर चैप्टर को पलट के उसका जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक से प्रॉपर्टी है, उसको नोट कर लोगे तो 8 से 10 पन्ने की आपकी एक कॉपी बन जाएगी। उसको आपको कोशिश करना है कि हर दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट के पहले आपको उसको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट में अगर फॉर्मूला प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई सवाल छूट जाए तो समझ लो आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे। क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है, वो इस वजह से जो है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखो कि जो भी आपने फॉर्मूला बुक बनाई है, अगर आपने नहीं बनाई है तो अभी बना लो, अपना नोट्स पलटो और जो भी फॉर्मूला हर चैप्टर में जो भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको मिल रहे हैं, उसको एक जगह नोट कर लो और हर दूसरे मॉक के पहले उसको जो है रिवाइज कर लो, क्योंकि फॉर्मूला प्रॉपर्टी की वजह से मेरा मानना है कि आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए और उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो उससे पहले आपको 15 मिनट कैलकुलेशन करना है। मैथ्स वर्कआउट नाम का एक जो है एप्लीकेशन आता था, उससे मैं करता था। उसका फायदा ये होता था कि मेरा दिमाग जो है अलर्ट हो जाता था। कई बार क्या होता है कि अचानक हम मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं, हमारा दिमाग ही एक्टिव नहीं होता है, तो फिर उस टाइम हमारे टाइम भी लगता है ज्यादा क्वेश्चन में और सवाल भी हम गलत गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको एक काम करना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो 15 मिनट पहले, उससे पहले 15 मिनट आपको जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। आप रैंडम डाटा मान के भी कर सकते हो या फिर मैथ्स वर्कआउट नाम का एक
एप्लीकेशन आता है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ मैथ्स में आपको एक चीज और करनी है कि जब भी आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आप डेली दिनचर्या करते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो उससे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है। आपको 1 से 30 तक का टेबल अपने मन में रिवीजन करना है। आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर मन में रिवीजन करना है। याद हो जाना चाहिए आपको ये सब चीजें अभी तक। अगर नहीं याद हुई हैं तो देख देख के याद करो, 1 हफ्ते में याद हो जाएगी। उसके बाद जो है आंख बंद करके बिना देखे जो है रिवीजन करो। उसके साथ साथ आपको क्यूब 1 से 30 तक का, 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का टेबल, 1 से 10 तक की पावर 4 की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि एसआई सीआई वाले जो सवाल होते हैं उसमें कई बार क्या होता है पावर 4 की वैल्यू डायरेक्ट दी रहती है, लेकिन हमें क्यूब तक ही याद होता है तो हमें समझ नहीं आता कि ये तो पावर 4 की वैल्यू है। कई बार क्या होता है कि 6 मंथली मतलब 6 मंथ पे इंटरेस्ट लगता है और 2 साल का डाटा दिया होता है तो लगभग पावर 4 में वैल्यू जाती है। तो हमें अगर हमें वो चीज याद हो तो हम डायरेक्ट उस सवाल कर देंगे, उसमें समय हमारा जाया नहीं होगा। तो आपको 1 से 10 तक की पावर 4 की वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि रेशियो वाले सवाल में और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले में जो आपको समय ना लगे, उसकी वजह से आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। क्योंकि जो है कई बार क्या होता है 1/7 को 14 कुछ कुछ लिखा रहता है, हम सोचने लगते हैं कि यार ये तो फिर फंस जाएगा मामला, सवाल को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप उसको 1/7 लिख के करते हो तो इजीली सवाल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ डिजिटल सम यूज करना नहीं आता है तो भाई अभी भी समय है, डिजिटल सम सीख लो, क्वेश्चन में अप्लाई करो, पेपर में अप्लाई करो, इससे आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप ऑप्शन से कर दोगे डिजिटल सम की मदद से। तो ये तरीका आपको अपनाना है मैथ्स में रिवीजन। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीके वाली पोर्शन में। सबसे पहले जीके वाले पोर्शन में हम लोग करंट अफेयर की बात करके इसको खत्म करते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका समय खराब होगा। आपको मंथली कंपैरिजन, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है जिसका मंथली कंपैरिजन मार्केट में आता है उसको आप ले लीजिए। अगर आप मेरी बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीडी पढ़ें। मैं अपने टाइम पे स्पीडी ही पढ़ता था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मेरे टाइम पे जो मैंने स्पीडी पढ़ी थी उसकी 3-4 बुक मुझे घर पे मिल गई थी, तो मैंने फोटो ले ली थी। स्पीडी में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप केवल ओवरव्यू के तौर पे जो है इसकी रीडिंग करिए और आपको कुछ नहीं करना है। डेली 30 से 40 मिनट दीजिए रीजनिंग का, करंट अफेयर का जो है आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इसी में से आपके क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होंगे फंस जाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग पॉलिटी की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पॉलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्योंकि लगभग 15 से 16 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के आते हैं। तो आपका पॉलिटी का जो भी नोट्स है उसको आपको उसी रेशियो में, जैसे हिंदी और मैथ्स को जैसे मैंने आपको बताया कि 1-10-25 के हिसाब से, उसी हिसाब से आप जो है अपने हिसाब से इसको बैठा लो। क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटी जल्दी भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रहता है। तो आप 1-8-16 या फिर 1-8-20 या फिर 1-10-25 इसी हिसाब से आप अपना एक बना लो कि नहीं मुझे अगर आज रिवाइज करना है उसके बाद मुझे 10 दिन बाद जो है पॉलिटी को रिवाइज करना है, क्योंकि इतने इंटरवल के बीच मेरे जो है आर्टिकल जो है मुझे भूलने लगते हैं या फिर मिक्स होने लगते हैं। तो उसी हिसाब से आप बना लो। मैं इसके लिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि सबके याद करने की क्षमता अपनी अपनी अलग होती है, लेकिन पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अपने हिसाब से देखो। हिंदी आप 1-10-25 कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो है भूल जाओगे तो भी चलेगा। मैथ्स में भी जो है आप 1-10-25 कर सकते हो, लेकिन पॉलिटी आप अपने हिसाब से करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हर 5वें दिन रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो आप हर 5वें दिन पॉलिटी रिवाइज करो, क्योंकि पॉलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक काम आप और पॉलिटी में कर सकते हो कि अगर आपको कहीं मिक्स क्वेश्चन की पॉलिटी के क्लासेस मिल जाते हैं तो जब भी आप फालतू समय में होते हैं या फिर पढ़ते पढ़ते दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है या फिर खा के जस्ट लेटे होते हो, 10-15 मिनट मोबाइल चला रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो है वो पॉलिटी क्लास 1.5x पे या फिर 2x कर पे देखा करो। मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ, नितिन सर की जो है मिक्स क्वेश्चन की क्लास आती थी एग्जामपुर पे, मैं उसको देखता था, उससे मुझे बहुत फायदा होता था। जैसा कि मैं आपको अगर नोट्स दिखाऊं अपनी पॉलिटी के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर जब मैंने पहली बार अपना नोट बनाया था तो बहुत ही क्लियर बनाया था, बहुत सारा गैप था एक आर्टिकल के बाद दूसरे आर्टिकल में। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि इतनी ज्यादा ओवर राइटिंग है, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते गया क्वेश्चन की, मुझे सेम आर्टिकल से रिलेटेड इतने सारे नए नए क्वेश्चन मिलते गए, मैं उसको वहीं पे नोट करता गया, तो इतनी सारी ओवर राइटिंग हो गई। तो देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको उसी सेम आर्टिकल से, उसी सेम कंफ्यूजन में इतने नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे कि जो है आप सोचोगे अरे ये तो मैंने जो है जब क्लास ले रहा था या फिर जब मैं नोट्स बना रहा था तो टीचर ने बताया नहीं या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको कहीं मिले तो आप उसको जो है देख सकते हो। अगर कहीं आपको मिक्स क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस क्लास पॉलिटी की मिल जाए तो उसको आप जरूर दें। बात कर लेते हैं हम लोग मूल विधि की। कुछ दिन पहले मैंने मूल विधि पे एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको मूल विधि में बहुत ज्यादा जो है समय देने का मन नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे दूसरे सब्जेक्ट छूट रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत ज्यादा इनपुट देने के बाद मूल विधि में मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है या फिर मैं भूल जा रहा हूँ, तो आप
6 एक्ट जो मैंने बताया अपने शॉर्ट्स में उसको जरूर कर लेना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक है बीएनएस 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थाने पे 80 से 90% यही धाराएं, इसी की धाराएं जो है आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है आरटीआई 2005, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो है अब हमसे जो है जानकारी मांगते हैं और सब इंस्पेक्टर को ही देना पड़ता है, उससे नीचे का कोई अथराइज नहीं है जो आरटीआई का अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको डीपी एक्ट पढ़ना है, डाउरी प्रोबेशन एक्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी शादी होती है उसमें अगर कुछ खराब होता है तो सबसे पहले दहेज का मुकदमा लिखाया जाता है। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है। बीएनएस के साथ साथ इसकी धाराएं जो है आपको थाने पे जो है देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ना है क्योंकि इसके क्वेश्चन 100% आएंगे, क्योंकि सरकार और भर्ती बोर्ड ये चाहेगी कि आपको इसके बारे में जानकारी हो। उसके बाद आपको पढ़ना है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, क्योंकि आपके डेली दिनचर्या में ये जो एक्ट है इसकी धाराएं यूज होंगी, इसमें जो चालान आप करोगे वो यूज होगा। उसके साथ एक दो और एक्ट, जैसे मैंने उसमें एक दो दूसरे एक्ट्स बता रखे हैं। खैर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे SC/ST एक्ट भी आप पढ़ सकते हो। उन 6 के अलावा आप SC/ST एक्ट 1989 भी पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। खैर जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है, SC/ST के मुकदमे अब कम लिखे जाते हैं। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो आप डेली बेसिस पे जो है आप आधा घंटा से 45 मिनट जो है मूल विधि को दो। इसमें आप एक एक्ट को टारगेट करो कि नहीं आज मुझे जैसे भ्रष्टाचार पढ़ना है, तो भ्रष्टाचार में मुश्किल से 8 से 10 धाराएं जो है इंपॉर्टेंट होंगी, या फिर केवल 7 से 8 धाराएं इंपॉर्टेंट होंगी। उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए। उन धाराओं के बीच में जो कथन लिखा हुआ उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिख जाएंगे। आप उन चीजों को पढ़िए। तो डेली एक धारा जो है, एक एक्ट को जो है टारगेट करके आप अपनी पढ़ाई करिए। बीएनएस एक दिन में खत्म नहीं होगी, तो जब आप बीएनएस पढ़ रहे हो तो 3 से 4 दिन लगातार बीएनएस पढ़ो और उसके जो है जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। मूल विधि में इससे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत आपको नहीं। हम लोग लास्टली बात कर लेते हैं नॉर्मल जीके वाले पोर्शन की, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक जीके आता है, फिर हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको लूसेंट नहीं समझ में आता है तो आप या तो परमार एसएससी की या फिर नवीन सर की जाके जो है मैराथन क्लास देख लो। हिस्ट्री की पूरी मैराथन क्लास खत्म कर लो, अपने सामने बुक रख लो और वहां से भी रिलेट कर करके जो है आप पढ़ लो। जब दोबारा आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपको फिर समझ में आने लगेगा, क्योंकि एक बार आप उस टॉपिक को जो है कहानी के तौर पे मैराथन में पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से आप जियोग्राफी के भी मैराथन क्लास ले सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक के भी अगर आपको खुद से पढ़ने में बोरियत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो स्टैटिक के भी जो है आप परमार एसएससी के जो है मैराथन वाले क्लास या फिर ये जो सारी प्लेलिस्ट है इसको रिफर कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो है आपको इसको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा जीके को देना ही देना है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का जो स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे आप मराठा पढ़ रहे हो तो मराठा को टारगेट करो कि आज मुझे मराठा खत्म करना है। अगर आप गवर्नर जनरल पढ़ रहे हो तो टारगेट करो कि मुझे गवर्नर जनरल आज खत्म करना है। अगर आप स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मतलब इंडियन वो जो भारत स्वतंत्रता संग्राम 1947 वाला अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आप टारगेट करो कि नहीं आज मुझे खत्म कर देना। मंगल पांडे वाले चैप्टर पे हो तो टारगेट करो कि नहीं 1857 की सारी चीजें मुझे खत्म कर लेना। इसी तरीके से जब आप जियोग्राफी में पढ़ रहे हो तो जो भी टॉपिक, बेसिकली मेरे कहने का मतलब कि जो भी टॉपिक आप टारगेट कर रहे हो, जैसे नदी पढ़ रहे हो तो नदी खत्म कर लेना है, ठीक है, या फिर कुछ भी, मतलब मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी। तो आप जिस भी टॉपिक को टारगेट कर रहे हो उस टॉपिक को उस दिन खत्म कर लेना। ऐसा मत सोचना कि उस टॉपिक को आधा पढ़ लिया फिर आधा अगले दिन पढ़ूंगा, फिर ये चीज ना करना, भले आपका समय थोड़ा ज्यादा लगे। तो इस तरीके से जो है आप जीके वाले पोर्शन को लेकर चलो। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कमिटी वाले क्वेश्चन हो गए, आपके एफडीआई हो गए, तो इन सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको जो है वो इकोनॉमिक्स में लूसेंट में मिल जाएंगी, तो उसको आप जो है जरूर से पढ़ लेना। इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी मैंने आपको जो है अपने एनसीईआरटी का जो मैंने नोट्स बनाया था वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। तो वहां से आप जाके, बहुत ही क्रिस्प नोट है, तो आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की या फिर पूरा जो है लूसेंट से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाना, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नाम से अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो नोट्स डाल दिए हैं। लगभग 10 से 15 पन्ने का छोटी वाली कॉपी पे है। अगर आप बड़ी वाली कॉपी पे देखोगे तो 5 से 6 पन्ने में फिजिक्स, 5 से 6 पन्ने में केमिस्ट्री, 5 से 6 पन्ने में जो है बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। तो आप जाके वहां से उसको पढ़ लो, आपका ये वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। बेसिकली ये वाले पोर्शन आपको डेली करना है, इसको टारगेट नहीं करना है कि या तो मैं छोड़ दूं, या तो ऐसा भी टारगेट नहीं करना है कि मैं इसको लगातार पढ़ के खत्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा जो है जीके वाले पोर्शन को देना है। आपको जो है यही अप्रोच रखना है रिवीजन में। यही अप्रोच मैं रिवीजन में रखता था। 7 से 8 घंटे में सारा सब्जेक्ट जो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो रीजनिंग डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स में भी आपको डेली जो है रिवाइज नहीं करना है, 1 10 25 वाला हिसाब किताब लगाना है। तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मेन बेसिकली आपको पढ़ना है हिंदी, और जीके वाले पोर्शन में जो सारे अलग अलग टॉपिक्स है, मूल विधि, संविधान,
और जो नॉर्मल जीके है या फिर करंट अफेयर है। यूपी जीके अभी आप मत पढ़ो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यूपी जीके का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। इसको आप जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी तो लास्ट में मैराथन देख लेना या फिर 15-20 दिन लास्ट में पढ़ लेना। अभी आप यूपी जीके पे ध्यान मत दो। तो हाँ, आपको जो है रिवीजन में ये चीजें लेके चलनी है। यकीन मानो आपको जरूर फायदा होगा और इस तरीके से आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके मतलब चल पाओगे। क्योंकि बिना टारगेट किए अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो फिर आप भूलते रहोगे कि किसी दिन केवल हिंदी ही पढ़ रहे हो, किसी दिन केवल जीके ही पढ़ रहे हो, फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और उससे आपका जो है आउटपुट भी नहीं निकलेगा। अब अगर हम लोग मॉक टेस्ट की बात करें तो जैसा कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देखो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है जीके वाले पोर्शन को छोड़ के। ये वीडियो बिगनर के लिए नहीं है, ये वीडियो इन द फ्लो वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अभी बीच में अपना भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब आप हर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दो। वीकली मॉक टेस्ट मत छोड़ना, भले वो ऑनलाइन आप दे रहे हो, चाहे RW है, चाहे टेक्स्ट बुक लाइव वाला हो, चाहे जो है TWA वाला हो। और बीच बीच में जो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप देते रहो, क्योंकि आपका मेन पेपर जो है ऑफलाइन होगा। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, 2 से ढाई घंटा 3 घंटा प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस की एक अलग कॉपी बनाओ, हिंदी की अलग, जीके की अलग, मैथ्स की अलग। उसमें वो सारे टॉपिक्स नोट करो जो आपके गलत हो रहे हैं या फिर आपने नहीं पढ़ रखे, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में है तो आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है, क्रिया विशेषण का कोई अगर नया सवाल आपको फिर दिख जा रहा है तो तुरंत जो है आप अपने क्रिया विशेषण वाले जाके उसमें नोट कर लो या फिर अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लो। कोई वोकैब का नया क्वेश्चन मिल रहा है जो आपके बुक में नहीं है, आपने कभी नहीं देखा, उसको आप अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लो। इसी तरह मैथ का कोई ऐसा नया सवाल दिख जाए, मिसलेनियस कॉपी में नोट करो। जीके में मूल विधि में और पॉलिटी वाले चैप्टर सब्जेक्ट में जो है अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिल जाए कि मैंने ये एक्ट तो पढ़ रखा है लेकिन इसमें ये सवाल तो मैंने कभी देखा ही नहीं जो कि पेपर में आया, तो उसको आप तुरंत जाके मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लो। जैसे पॉलिटी का कोई ऐसा सवाल हो, जैसे आपने मूल अधिकार पढ़ रखा है फिर भी मूल अधिकार का कोई ऐसा सवाल दिखे जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपने मिसलेनियस कॉपी में नोट कर लो। उसको टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहो और उसी मॉक टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे आप जो मैंने रिवीजन का टाइम टेबल बताया उसमें जो है आप जो है टॉपिक को चूज करो और जो है उसको रिवीजन करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी हो गई वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हर एग्जाम से रिलेटेड जो है गाइडेंस, स्ट्रेटजी और जो है इन्फॉर्मेशनल वीडियो इस पर बनाता रहता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई और फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, कोई बात कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हर एक जेन्युइन कमेंट का जो है मैं रिप्लाई करता हूँ। मैंने बहुत सारे कंटेंट जो है, बहुत सारे नोट्स, अभी मैंने 15 जो है प्रैक्टिस सेट एकदम टॉप लेवल के UPSI भाई आदित्य सिंह जो सर हैं उन्होंने 15 मॉक बनाया, वो भी मैंने अभी जो है अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे उसको डाल दिया है। तो आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस पर मैंने UPSI के बहुत सारी चीजें जो है अपलोड कर रखी हैं। अभी जो एग्जामपुर का जो मॉड्यूल वाले सारे नोट्स हैं, जो सारी PDF है, उसको मैंने वहां पे जो है अपलोड कर दिए। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहो। ये टाइम ही ये तय करेगा कि आप जो है आपके कंधे पे सितारे लगेंगे या नहीं लगाएंगे। नहीं लगेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, शांत मत बैठना। क्योंकि देखो मेरा मानना है भाई कि एक बार अपनी पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि कब तक यही हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जो है मैथ्स पढ़ते रहोगे। भाई जिंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ एंजॉय भी करनी है, माता पिता को घुमाना भी है, खुद भी घूमना फिरना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो एक बार अपनी पूरी जी जान लगाओ और उस जो है तैयारी वाले फेज से जो है बाहर निकल जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।